अब इसमें अगला हेडिंग आप डालना स्तूप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ये बौद्ध कला की सबसे शानदार इमारत है स्तूप। जनरली ये समाधि नुमा भवन होते हैं। सांची का स्तूप देखा है आपने? ग्रुप पर जरा ऑनलाइन आप चेक कर लीजिए सांची स्तूप, और उसकी फोटो डाल दीजिए ग्रुप पे सांची स्तूप की। सांची स्तूप लिख के देखिए आप ग्रुप पे, उसकी फोटो डाल दीजिए। ठीक है, आपको ये दिखाई देगा एक तरीके का समाधि नुमा भवन। सभी स्तूप वो जगहें थीं जहां भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे गए, सुरक्षित रखने के लिए स्तूप बनाए गए थे। ठीक है, जो कुछ इंपॉर्टेंट स्तूप हैं उनमें उनके नाम मैं आपको लिखवा दूंगा। जैसे सांची का स्तूप सबसे इंपॉर्टेंट है, भरहुत स्तूप इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन कोंडा और अमरावती स्तूप इंपॉर्टेंट है, सारनाथ का स्तूप इंपॉर्टेंट है, जिसे धमेक स्तूप भी कहते हैं हम लोग। ये तीन चार स्तूप इंपॉर्टेंट हैं, सारनाथ स्तूप, नागार्जुन कोंडा, अमरावती, सांची और भरहुत। क्लियर है ये बात? समझ में आ गई? देखो स्तूप जो थे वो समाधि नुमा संरचनाएं हैं। आप ग्रुप पर देख सकते हैं, शायद किन्हीं ने डाल दिया है। ये वो जगहें थीं जिनमें भगवान बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रख दिया गया था, और सुरक्षित रख के ऊपर से एक इमारत का निर्माण कर दिया गया था। इस इमारत को ही हम लोग स्तूप कहते हैं। ठीक है, इस स्तूप के चारों ओर यानी समाधि के चारों ओर एक आ, आ, पत्थर से एक संरचना बना दी जाती थी जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। ठीक है, सर्कुलर वॉल टाइप का, और बीच में इसमें छत्र होता था स्तूप के ऊपर। आप सांची स्तूप में देख सकते हैं अर्धचंद्राकार यानी ये हाफ हेमिस्फेयर की आकार का ये समाधि होती थी, यानी आधा गोला के रूप में इसको बनाया जाता था स्तूप को। ऊपर से इसकी जो छत है वो हाफ गोले के रूप में होती थी। ठीक है, ये बौद्ध वास्तुकला की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। आया समझ में? क्लियर हुई ये बात? स्तूप किसे कहते हैं? बताओ, लिख लें, स्तूप किसे कहते हैं? अरे कटोरा देखा है आपने? कटोरे को उल्टा कर दो, दैट इज स्तूप। अरे कटोरा कटोरी तो देखे होंगे घर, उसको जस्ट अगर आप उल्टा करके रख दोगे, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूप। वैसी स्ट्रक्चर होती है। अब उस कटोरे कटोरी में ये देख लो कि बीच में भगवान बुद्ध के जो रेलिक्स हैं उनको और संरक्षित कर दिया गया उसमें रख के। इसी को स्तूप कहते हैं हम लोग। तो आप देखो, कुछ लोगों का ये मानना है कि लेटर मौर्याज के टाइम में इसकी रचना हुई, सुंग वंश के समय में इसकी रचना हुई, और पुष्यमित्र सुंग ने शायद इसके चारों ओर की जो चार दीवारी है इसका निर्माण कराया था। कुछ लोगों का मानना है कि मौर्यों के समय में हुई इसकी रचना, और पुष्यमित्र सुंग ने केवल चार दीवारी बनवाई। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि पुष्यमित्र सुंग ने ही इसको फॉर्म भी कराया था, सांची स्तूप को। तो हम लोग ये बाहर चार दीवारी देख रहे हो इसकी, आप उसमें देखना, उसमें जो मैप, सॉरी, ग्रुप पर जो पिक्चर शो की गई हैं उसमें सांची स्तूप के ये चार दीवारी बाहर की देखना, जो दरवाजा और ये बना हुआ है। तो ये दरवाजा तो पहले था, लेकिन ये जो चार दीवारी है ये मौर्योत्तर काल की है, सुंग पीरियड में ये बनी थी। ये कहते हैं कि पुष्यमित्र सुंग ने इसे बनवाया था, चार दीवारी इस स्तूप के बाहर बनवा दी थी।
लेकिन इस स्तूप को बनवाया अशोक ने ही। तो जो ऊपर वाला इसका पार्ट है और ये तोरण का जो द्वार है, ये अशोक के द्वारा बनवाया गया। इसलिए सांची स्तूप पूरी तरीके से मौर्य काल और मौर्योत्तर काल दोनों के बारे में जानकारी देता है, दोनों की वास्तुकला के बारे में जानकारी देता है, जो बुद्धिस्ट कला से संबंधित है। तो आप लिख, इसमें एक नोट करके लिखना। देखो, ये माना गया कि इसमें भगवान बुद्ध के रेलिक्स तो हैं ही। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे महामौगलायन, बड़े इंपॉर्टेंट थे। ये सबसे पहले और सबसे अच्छे शिष्यों में से एक थे। ये कहते हैं कि इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई भगवान बुद्ध के तुरंत बाद, महामौगलायन के। और बुद्धिस्ट लिटरेचर में जो सुत्त पिटक और विनय पिटक हैं, उनकी रचना में महामौगलायन का बड़ा योगदान था। इस सांची स्तूप में महामौगलायन के अवशेष भी हैं, ये माना गया है। इनके लिए इनके ऊपर, महामौगलायन के ऊपर बड़ी कहानियां हैं, बहुत शानदार कहानियां हैं महामौगलायन के ऊपर, भगवान बुद्ध के समय की। तो आप लिख, देखो ये सांची में ही है, सांची रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश के। तो वहीं पर है ये सांची स्तूप। इसके बारे में तो चाहे आप लिखना चाहें तो लिख लो ये बात, नहीं तो ये तो ज्यादातर लोगों को पता ही होती है। अब नेक्स्ट लिखना, अगला स्तूप है भरहुत। भरहुत स्तूप, ठीक है। भरहुत स्तूप, BHARHUT, भरहुत स्तूपा, STUP, ठीक है। देखो ये सतना में है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में है ये। सतना, रीवा, ये दोनों जिले पास पड़ते हैं। भरहुत स्तूप भी मध्य प्रदेश में ही सतना में है। इसको भी यही माना गया कि मौर्य अशोक ने बनवाया, और पुष्यमित्र शुंग ने इसकी रेलिंग बनवाई। इसकी जो रेलिंग आप देख रहे हो ना, ये बाहर वाली, ग्रुप पर है, देखो उसकी फोटो। भरहुत स्तूप की जो वेदिका है, इसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया, ये बात बिल्कुल क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसमें ईंटों का उपयोग भी हुआ। भरहुत स्तूप में ईंटों का उपयोग भी हुआ है, इसलिए ये गुप्त काल की वास्तुकला की जानकारी भी देता है। देखो, गुप्त काल की वास्तुकला में ज्यादातर वस्तुएं या जो भी वास्तुकला से संबंधित भवन थे, उनमें छोटी ईंटों का उपयोग होना शुरू हुआ, पकी हुई छोटी ईंटें भरहुत स्तूप में सबसे पहले देखने को मिलती हैं। बाकी अदरवाइज तो बाकी स्तूप तो पत्थर के बने हैं, भरहुत में ईंटों का भी उपयोग हुआ है, ये थोड़ा सा अलग है। तो आप लिखना इस, अब नेक्स्ट लिखना इसमें, अगला स्तूप है नागार्जुन कोंडा स्तूप। नागार्जुन कोंडा स्तूप, ये भी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, लेकिन ये दक्षिण भारत में है। देखो, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है ये इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। दक्षिण भारत में अशोका के बाद बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। जो इक्ष्वाकु लीडर्स थे, जिनकी राजधानी, दो राजधानियां मिलती हैं। आज की राजधानी, मतलब आज उस जगह का नाम है अमरावती, आप अमरावती के रूप में उसे सुनते हो। इक्ष्वाकु राजाओं की राजधानी थी धान्यकटक। ये धान्यकटक अमरावती का ही पुराना नाम है। उसी के पास नागार्जुन कोंडा में नागार्जुन कोंडा स्तूप बनवाया उन्होंने, और अमरावती स्तूप बनवाया अपनी राजधानी धान्यकटक में। आज वो जगह अमरावती के नाम से है, आंध्र प्रदेश की दूसरी राजधानी भी बन रही है अब वहां। तो ये दो स्तूप हैं जो इक्ष्वाकु राजाओं ने बनवाए थे दक्षिण भारत में। एक का नाम नागार्जुन कोंडा, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, और दूसरा अमरावती स्तूप, ये भी आंध्र प्रदेश में ही अमरावती नामक स्थान पर है। ठीक है।
क्लियर है ये बात? 2 स्तूप ये और हैं। ये राजवंश का नाम है, पुराना राजवंश है ये, इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु बल्कि कहते थे इसे, इक्ष्वाकु राजवंश। कभी कभी राम को भी जोड़ा गया इस राजवंश के साथ में, कि राम जो थे इक्ष्वाकुओं के वंशज थे। इक्ष्वाकु जो राजा थे, ये आंध्र प्रदेश वगैरह के ऊपर रूल करते थे, अमरावती इनकी राजधानी होती थी। उसका नाम, अमरावती का नाम उस समय धान्य कटक था। ये राम के वंशज होने का दावा करते थे। इन्होंने ही ये स्तूप वगैरह बनवाए। तो आप लिखना, नागार्जुन कोंडा स्तूप, नागार्जुन कोंडा स्तूप इक्ष्वाकु राजाओं द्वारा बनवाया गया, इक्ष्वाकु राजाओं द्वारा बनवाया गया। अब नेक्स्ट लिखना अगला, अमरावती स्तूप, अमरावती स्तूप, इसके आगे डैश करके लिखना, यह भी इक्ष्वाकु राजाओं द्वारा बनवाया गया। इट वॉज ऑल्सो, इस स्तूप में मार्बल का यूज किया गया, संगमर का, मरमर का यूज हुआ अमरावती स्तूप में। हालांकि बहुत लिमिटेड हुआ, लेकिन संगमरमर का इस्तेमाल इसमें हुआ है कहीं कहीं पर, क्योंकि आंध्र प्रदेश में मिलता होगा, मिलता है, होगा क्या, ग्रेनाइट और संगमरमर। तो आप, अच्छा देखो, ये स्तूप जितने भी हैं, ये भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में ही कुछ ना कुछ बताते हैं। रेलिक्स तो इनमें है ही भगवान बुद्ध के, लेकिन उनके जीवन के बारे में बताते। जैसे एग्जाम्पल, नागार्जुन कोंडा स्तूप के चारों ओर 5 खंबे हैं, ये 5 खंभों से घिरा हुआ है, जो भगवान बुद्ध के जीवन के 5 प्रमुख बातों को बताते हैं। जैसे पहले जन्म, फिर गृह त्याग, फिर ज्ञान, फिर पहला धर्म उपदेश, जो उन्होंने पहला सरमन दिया सारनाथ में, और फिर उसके बाद उनका महापरिनिर्वाण। तो 5 घटनाएं हो गई। 5 खंबे ये उन 5 घटनाओं का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि स्तूप की स्ट्रक्चर और उसमें यूज की गई एक एक बनावट, वो भगवान बुद्ध के जीवन के संबंधों के बारे में ही बताती है। जैसे सांची के स्तूप पर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित कथाओं का वर्णन है, उनके बारे में कुछ चित्रकारी की गई है। आप ये बाहर का वो देखो तोरण सांची स्तूप का, इस पे ये चित्र हैं, ये उनके जीवन से संबंधित ही चित्र हैं जो इसके ऊपर बनाए गए हैं। ये गेट देख रहे हो आप, गेट के ऊपर चित्र हैं ये बने हुए, ये उनके जीवन से संबंधित ही हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि स्तूपा आर्किटेक्चर कंप्लीटली भगवान बुद्ध के जीवन के ऊपर निर्भर थी, या उन्हीं के जीवन से संबंधित थी। अब इसमें लास्ट लिख लीजिए, सारनाथ स्तूप, जो कि सारनाथ में है, जहां उन्होंने पहला सरमन दिया, वाराणसी के पास उत्तर प्रदेश में। यहीं यहीं पर सारनाथ में ही धमेक स्तूप भी है। सारनाथ स्तूप के 3 पार्ट हैं, 3 स्तूप हैं इसके, 3 स्तूपों को मतलब 3 भाग हैं ये कह सकते हैं। चौखंडी स्तूप, धर्म राजिका स्तूप और धमेक स्तूप, ये 3 स्तूप हैं। इनमें धमेक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सारनाथ स्तूप का ही एक भाग है। अंतर केवल इतना है कि सारनाथ स्तूप तो अशोक के द्वारा कंस्ट्रक्टेड किया गया, बाद में उसी जगह पर धमेक स्तूप बना गुप्तों के समय में। ये गुप्तकालीन संरचना है, ठीक है, जबकि सारनाथ स्तूप अशोक के द्वारा बनाया गया था, जहां उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया भगवान बुद्ध ने।